अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लेट्स बिगिन जी विद कैम्ब्रिज IGCSE फिजिक्स का MCQ है ये, कोड 22 मई जून 2020। 45 मिनट्स, रुकना नहीं है किसी सवाल पे, चलते रहना है जब तक होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 5 athletes PQRS and T compete in a race. The table shows the finishing times for the athletes. देखिए कहता है 5 एथलीट्स हैं PQRS एंड T, वो कहता है कि दे compete in a race. Table shows the finishing times. अब देखिए उसने P वाले एथलीट ने 22.50 सेकंड्स में रेस खत्म की, Q वाले एथलीट he took 24.4 seconds to finish the race. R finished it in this. अब देखिए जो सबसे कम वक्त में ज़ाहिर है रेस फिनिश करेगा वही विनर होता है। तो वो कहता है कि which statement is correct. अब सवाल है कहते हैं which statement is correct कि athlete P won the race and was 0.70 seconds ahead of the athlete in the second place. चलो देखते हैं जरा। देखिए इनमें सबसे शॉर्टेस्ट टाइम जो है वो इस P का है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट टाइम देखिए इन सारों में इस P का है, तो जाहिर है P इज द विनर। अच्छा, अगर P विनर है तो इसका मतलब है सेकंड प्लेस पे कौन होगा जिसका सेकंड हाईएस्ट टाइम हो। तो देखिए 24.40, 25 है, 26 है, 23 है, इसका मतलब है ये T इज द सेकंड प्लेस, ये वाला ही मस्ट हैव कम सेकंड, ये सेकंड पोजीशन पे आया होगा। तो देखिए एथलीट P won the race and was 0.7 seconds ahead of the athlete in the second place। तो जरा इनके टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि ये कितना आगे था। तो 23.20 माइनस 23.20 माइनस 22.50, तो इसका मतलब है कि ये 0.7 सेकेंड्स ही बनता है। तो बात तो ये बिल्कुल सही कर रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो वाकई में इन दोनों का टाइम डिफरेंस अगर आप देखें तो ये 0.7 सेकेंड्स ही बनता है, माइनस करके देखें तो ये इतना आ रहा है। बी में कहता है एथलीट P won the race and was 1.9, नहीं P did not win the race, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एथलीट S won the race, एथलीट S won the race, तो ये तो बातें ही गलत है। 1 का ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। देखिए 1 का लुक बैक तो ये 1 का ए ही बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कहता है कि a student, see it says a student investigates the motion of a ball rolling down a slope. A student investigates the motion of a ball rolling down a slope. कहता है the diagram shows the speed v of the ball at different times. The diagram shows the speed v of the ball at different times. कहता है which statement describes the motion of the ball. तो आपको वो कहता है कि कौन सा डायग्राम जो है वो मोशन ऑफ द बॉल को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है। अच्छा, आप देखिए इधर टाइम 0 सेकेंड्स पे वो 0 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है, टाइम 0.2 सेकेंड्स है, 0.4 है, 0.6 है, तो देखिए एक जैसा राइज इन टाइम आ रहा है, ठीक है। बट इधर अब 0 से ये 2.8 है, 2.8 से 5.1 है, 5.1 से 7 है, तो उसकी क्या होती जा रही है। देखिए एक तो ये बात समझिए कि which statement describes the motion of the ball, कि the acceleration is not constant। चलिए देखते हैं कि acceleration constant है कि नहीं। acceleration कहते हैं चेंज इन स्पीड को जो पर यूनिट टाइम आ रही है। तो आप जरा देखिए कि इधर चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2.8 माइनस 0, ये 2.8 का आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 2.8 मीटर्स पर सेकंड का चेंज आ रहा है स्पीड में, सॉरी सेंटीमीटर्स पर सेकंड का, क्योंकि उसने सेंटीमीटर्स पर सेकंड का दिया हुआ। फिर ये 2.8 से 5.1 तक देखिए कितना आता है, 5.1 माइनस 2.8, तो ये आ रहा है आपके पास 2.3 का राइज, तो ये 2.3 सेंटीमीटर्स पर सेकंड है। और फिर 5.1 से 7 तक देखिए तो ये 7 माइनस 5.1, तो ये आएगा आपके पास 1.9, ठीक है जी। तो ये 1.9 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, ये ऐसे होगा। तो गौर करिए, देखिए कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक जैसी नहीं आ रही ना, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी को तो ही एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है दैट इज एक्सेलरेशन। तो गौर कीजिए कि जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है पर यूनिट टाइम,
वो एक जैसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब चेंज इन वेलोसिटी एक जैसी ना हो, इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी, इतना हमें पता है कि ये एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि देखो स्पीड बढ़ती जा रही है, ओवरऑल स्पीड इज इंक्रीजिंग, इट मींस इट्स एक्सेलरेटिंग, लेकिन कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट नहीं कर रही वो। तो बात तो ए वाली ठीक लग रही है कि द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। इधर वो कह रहा है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो वो तो डीसेलरेशन कहलाती है, और डीसेलरेशन तो यहाँ हो नहीं रही, स्लो डाउन तो हो नहीं रहा। देखो जीरो से स्पीड 2.8 पे चली गई, फिर 5.1 पे चली गई, फिर 7 पे चली गई, ये डीसेलरेट तो नहीं कर रहा, इसलिए ये बी वाली ऑप्शन तो गलत है। अच्छा, सी में कहता है द स्पीड इज डिक्रीजिंग, नहीं स्पीड तो इंक्रीज करती जा रही है, सी स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो सी गलत है। द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो देखिए वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए डी भी गलत है। तो टू का ए ऑप्शन, इसका ये आंसर गलत है, टू का ए ये जवाब है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट कहता है अबाउट एक्सेलरेशन करेक्ट है। इट इज रिलेटेड टू चेंजिंग स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऊपर अभी हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था, इट इज द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन 1 सेकंड। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड तो स्पीड को कहते हैं, ठीक है। फिर इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, तो फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो हमें वर्क देता है, सॉरी 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 सॉरी, वर्क नहीं देता, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, तो ये तो कुछ भी हमें नहीं बताता। फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कम से कम एक्सेलरेशन तो नहीं है। फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता, एफ इज इक्वल टू एम ए के थ्रू, अगर फोर्स डिवाइड बाय मास होता तो फिर एक्सेलरेशन होता, बट ये फोर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस तो नहीं। तो ये अब तक तो खैर वैसे ए वाली बात सबसे क्लोजेस्ट लग रही है, क्योंकि देखें वो कहता है कि इट इज द फोर्स भी नहीं, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नियर टू द अर्थ। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नियर टू द अर्थ को तो हम एक्सेलरेशन नहीं कहते। तो ए वाली बात सबसे करीब तरीन लग रही है, तो 3 का आपका आंसर जो है वो ए, सी 3 का ए ऑप्शन ये बनता है, ठीक है। तो 3 का भी ए ऑप्शन ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन 4 में कहता है कि व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग अ हेवी लोड इन अ कार। व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द इफेक्ट्स ऑफ प्लेसिंग अ हेवी लोड इन अ कार। सर देखिए, आप जब हैवी लोड गाड़ी में रखेंगे तो उसका मास और ज्यादा बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा तो उसकी इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। याद है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। तो वो कहते हैं कि इट इज इजियर टू एक्सेलरेट द कार एंड इजियर टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट, ठीक है। अब जितना जितना इनर्शिया, अब देखो मास आप हैवी लोड डालते जाओगे, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, और इनर्शिया बढ़ने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को इनिशियली स्टार्ट करना भी मुश्किल होगा, और जब चल पड़े तो फिर उसे रोकना भी मुश्किल है। तो फोर्थ का देखिए जरा, कहता है इट इज इजियर टू एक्सेलरेट द कार एंड इजियर टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट। नहीं, हैवी कार को एक्सेलरेट करना भी बहुत मुश्किल होता है और रोकना भी मुश्किल होता है, इजियर नहीं होता। फिर कहता है इट इज इजियर टू एक्सेलरेट, तो इजियर का लफ्ज तो गलत ही है इधर। अच्छा, अब कहता है इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट द कार एंड मोर डिफिकल्ट टू ब्रिंग द कार टू रेस्ट। तो भी पिछले पेपर में मैं आपको बता रहा था कि जब आप हैवी लोड देखो उस गाड़ी में डालोगे तो इससे उसके मास पे फर्क पड़ेगा, मास ज्यादा होता जाएगा तो उसका इनर्शिया यानी अबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन मोशन वो बढ़ता जाएगा। तो जब बॉडी का मास ज्यादा हो तो उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसे इनिशियली चलाने में भी मुश्किल होती है, और एक बार चल पड़े तो फिर उसे रोकने में भी काफी मुश्किल होती है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा कि ये करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है। और डी में कहता है इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट बट इजियर, नहीं दोनों काम मुश्किल होते हैं। तो फोर्थ का सी ऑप्शन इसका जवाब होगा, तो फोर्थ का सी ऐसे करके ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, देखिए 5 में कहता है कि दिस अ स्पेस प्रोब इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मार्स, ठीक है। अर्थ से मार्स आप जा रहे हो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मार्स इज लेस देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ठीक है। अब आपको पता है कि जी की वैल्यू जो मार्स पे है
g की वैल्यू ऑन द मार्स इज 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा हुआ। अच्छा, कहता है हाउ डू द वेट एंड द मास ऑफ द स्पेस प्रोब ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स कंपेयर नियर द वैल्यूज व्हेन द प्रोब इज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मार्स पे क्या होगा, देखिए जी की वैल्यू उसकी लेस है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसकी लेस है, तो मास तो सेम रहता है। देखिए आपको पता है मास तो चाहे स्पेस प्रोब का अर्थ पे हो या मार्स पे हो तो वो अनचेंज्ड और अनचेंज्ड रहेगा, यानी ऑप्शन सी और ए तो गए। बट आप देखिए उसने कहा कि वेट ऑन मार्स उसका कैसा होगा, जी की वैल्यू लेसर है तो जाहिर है वेट ऑन मार्स भी लेसर होगा, तो डिक्रीज्ड मास होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये देखिए उसका जो वेट होगा W इक्वल टू एम जी, जी की वैल्यू ऑफ द मार्स जाहिर है कम है तो फिर उसका वेट कम निकलेगा, और अर्थ पे जी ज्यादा है तो ज्यादा निकलेगा। तो ये 5 का भी ऑप्शन ये इसका ये जवाब आता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। 6 में कहता है कि वाटर हैज अ डेंसिटी ऑफ 1000 kg per meter cube, a rectangular swimming pool has an average depth of इतना, the length of the pool is इतना, the width of the pool is इतना, what is the mass of the water in the pool। तो आपको पता है इस तरह के सवालों में सबसे पहले तो स्टेप 1 में आपने वॉल्यूम ऑफ द पूल निकालना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ द पूल लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट से निकलेगा। अब देखिए उसने कहा है कि लेंथ ऑफ द पूल 25 है, विड्थ 10 है, और हाइट उसकी डेप्थ ही उसकी हाइट होती है, तो ये आएगा 25/10/1.6, तो ये उसका मीटर क्यूब्स में वॉल्यूम निकल आएगा। तो अब देखिए 25 इंटू 10 इंटू 1.6, तो ये आएगा 400 मीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी की जगह हम 1000 लिखेंगे, मास हमने फाइंड करना है और वॉल्यूम है 400। देखिए डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है ना, तो वॉल्यूम भी सब मीटर्स 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 से मीटर क्यूब में ही आ रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 400 को, तो ये कितना आ जाएगा 1000 इंटू 400 इक्वल टू द मास, तो मास विल बी इक्वल टू 400,000 केजी। इसका मतलब है 400,000 किलोग्राम इसमें पानी होगा, तो मास ऑफ द वाटर इन द पूल क्या होगा 400,000, मतलब कि 6 का सी ऑप्शन ये आंसर होगा। क्लियर है? इफ यू चेक बैक तो 6 का आपको सी ही मिलेगा, 6 का सी ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। कहता है सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज जीरो। नहीं, जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जाता है तो उसकी स्पीड रिजल्टेंट फोर्स उस पर एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर, तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज टुवर्ड्स द अर्थ। बिल्कुल सही जवाब है 7th का। ये तो डायरेक्ट ही फैक्ट फिगर्स थे जो हमने नोट्स में पढ़े हुए थे। और कहता है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज अवे। नहीं, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। नो। हमेशा याद रखिए कि जब भी अब ये अर्थ, ये अगर सपोज अर्थ है और ये सैटेलाइट एस है, ये अगर इसके गिर्द घूम रहा है तो याद रखिए सैटेलाइट पे हमेशा फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये भी रिसेंट पेपर पिछले वाले में भी एग्जैक्टली यही बात डायग्राम से डिस्कस हो रही थी। तो 7th का बी ऑप्शन ये जवाब इसका होना चाहिए। इफ यू लुक बैक तो 7th का बी ये आपका जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। देखिए कहता है 8th में कि टू फोर्सेस P and Q act on an object. Which diagram shows the resultant of these two forces? कहता है कि दो फोर्सेस है P and Q, they act on an object. Which diagram shows the resultant of these two forces? देखिए अब अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरफ खींच रहा है फोर्स और एक इस तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स तो हमेशा इस जगह से ऐसे जाना चाहिए ना, तो ये तो रिजल्टेंट इधर दिखा रहा है, तो ये तो इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर देखिए अगर एक फोर्स इस तरफ लग रही है और एक फोर्स इस तरफ लग रही है, तो हमने सीखा हुआ है कि रिजल्टेंट तो इस तरह कहीं जाएगा ना। एज अ रिजल्ट एक फोर्स इधर ऑब्जेक्ट को खींच रही है, इधर खींच रही है, तो ये एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस ऐसे जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन भी गलत है।
सी में देखिए कि इधर आपके पास फोर्स ऐसे जा रहा है और इधर आपके पास फोर्स ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ऐसे करके। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन इसका जवाब ऐसे करके आ जाएगा। तो सी फॉर नाउ अपीयर्स टू बी करेक्ट, ये आपका जवाब है। ठीक है जी। अब जरा देखिए कि इसमें कहते हैं कि ये जो आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं जरा गौर कीजिएगा कि इधर से फोर्स यूं लग रही है और इधर से फोर्स इस तरफ लग रही है, तो यहाँ से ये ऐसे इस तरफ तो नहीं आएगा, तो ये तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही ऑपोजिट दी हुई है, तो ये इसलिए गलत होगा। तो सी ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। तो 8 का सी आप चेक कर लीजिए, सी 8 का सी आंसर ये आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको सिंपल डायग्राम मालूम है। अब जरा देखिए, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट +3 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, आपको याद है +3 अगर वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि अगर इस तरफ की स्पीड को मैं +3 लूंगा तो फिर इसके ऑपोजिट जो होगी वो नेगेटिव होगी। कहता है आफ्टर अ टाइम द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट -4। अच्छा, अब अगर ये +3 पे इस तरफ जा रहा है, -4 का मतलब है कि इसकी रुख अब एकदम रिवर्स हो गया है और अब ये -4 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो पहले इस तरफ राइट पे जा रहा था अगर +3 से, तो -4 का मतलब है कि अब वो ऑब्जेक्ट रिवर्स हो गया है, क्योंकि माइनस का मतलब उसकी डायरेक्शन टोटली रिवर्स हो गई। तो अब वो कहता है कि द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg। अब देखिए आपके पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम्स है, ऑलरेडी एसआई यूनिट्स हैं, ये भी एसआई यूनिट्स हैं। तो वो कहता है कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स को ही कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम आपने कैसे फाइंड करना होता है? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मैथ्स को कॉमन ले लो, क्योंकि वो तो कॉमन ही है, v माइनस यू होगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी 3 है और फाइनल वेलोसिटी v है। ये देखो ना, इनिशियली ऑब्जेक्ट +3 से इधर जा रहा था, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, फिर उसकी वेलोसिटी -4 होने का मतलब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो फिर चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो 5 kg इनटू फाइनल वेलोसिटी देखिए कितनी है, v वाज -4, तो मैं इधर से -4 लगा लेता हूँ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 5 इंटू -7, ये -35। तो मैं माइनस का जो है वैल्यू बेशक बस आप इग्नोर कर दिया करो। तो वैसे इस वक्त तो ऑप्शंस के साथ ही आ रहा है, तो -35 ये जवाब आपका आना चाहिए। अभी साइंस को नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि वो पिछले ईयरली के अंदर उसमें सवाल में टाइम पूछा था, इसलिए उसमें साइन हमने नहीं इतना लिया, लेकिन ये -35 kg मीटर्स पर सेकंड आएगा। तो देखिए ना, इनिशियल वेलोसिटी +3 है, फाइनल वेलोसिटी ये है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला था एम वी माइनस एम यू। ठीक है, तो एम आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर v माइनस यू बचा, फाइनल वेलोसिटी -4 ली, इनिशियल वेलोसिटी -3 ली, तो ये 5 इंटू -7 आ जाएगा -35। तो दिस वुड बी ए ऑप्शन एज द आंसर। तो 9th का ए हमारा जवाब बनेगा। तो चलिए जरा चेक भी कर लेते हैं, 9th का ए ऑप्शन। ठीक है, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है विच एनर्जी रिसोर्स इज नॉट रिन्यूएबल। अच्छा, नॉट रिन्यूएबल का मतलब है कि जो रिसाइकल नहीं होती। देखिए जियोथर्मल हमारी अर्थ से आती है, तो ये तो रिन्यूएबल है। ठीक है, दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स, क्योंकि अर्थ जब तक है वो उसमें हॉट रॉक्स हीट देती रहेंगी। न्यूक्लियर फिजन जो है, देखिए ये, अच्छा सोलर भी एक रिन्यूएबल सोर्स है, ये भी रिसाइकल, ज़ाहिर है सन है तो तब तक एनर्जी मिलती रहेगी। विंड भी एक रिन्यूएबल सोर्स है। न्यूक्लियर फिजन जो है ये एक रिन्यूएबल नहीं है ये, बिकॉज इसमें यूरेनियम इज यूज्ड, और यूरेनियम जो है उसकी सप्लाई एक दिन आने वाले टाइम में ज़ाहिर है एग्जॉस्ट तो होगी, खत्म तो होगी, तो इसलिए न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस है, इस एनर्जी रिसोर्स को हम रिन्यूएबल नहीं कह सकते। यानी नॉट रिन्यूएबल, या जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल ऑयल गैस है, ये भी रिन्यूएबल नहीं है, बिकॉज दे विल एग्जॉस्ट वन डे। ठीक है, खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 10th का बी ऑप्शन इज नॉट रिन्यूएबल, बाकी सारे रिन्यूएबल सोर्स हैं। 10th का बी। जरा क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए,
कहता है a car of mass 5000 kg is moving at 10 meters per second. The engine does a work on the car and the speed increases to 16. How much work is done by the engine to increase the speed of the car? अच्छा देखिए, आप ये सोचें कि इस वक्त इसका जो मास है वो 500 kg आ रहा है, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी उसकी 10 मीटर्स पर सेकंड थी, सब कुछ ऐसा यूनिट्स में चल रहा है। तो कहता है द इंजन डज अ वर्क एंड द कार स्पीड इंक्रीजेस टू 16, तो फाइनल वेलोसिटी 16 मीटर्स पर सेकंड पे चली गई। तो वो कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। तो बेसिकली अगर आप इसमें ये देखें कि इधर कुछ मास और वेलोसिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो कुछ दिमाग में आपके काइनेटिक एनर्जी का जिक्र आना चाहिए। तो लेट्स सी इसमें क्या। देखिए बच्चों, इसमें आपने ये करना है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन टू इंक्रीज द स्पीड। अच्छा, कई लोग इसमें ना गलती करते हैं। आपने यहाँ बेसिकली देखना है कि ये जो एनर्जी इंजन लगा रहा है, देखिए हाउ मच, ये या यूं कह लें कि ये जो वर्क डन इंजन कर रहा है, ये वर्क डन जो है ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में रिजल्ट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए, जब ये गाड़ी मूव कर रही थी एट 10 मीटर्स पर सेकंड, तो उस वक्त भी तो इसमें एक अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी। फिर जब इंजन ने मजीद वर्क किया, तो इंजन तो देखें जब ये इस पे मूव कर रहा है तो इंजन तो तब भी वर्क कर रहा है। फिर जब उसने मजीद वर्क डन किया तो स्पीड कहता है इंक्रीजेस टू 16 मीटर्स पर सेकंड। तो आप ये देखिए कि इसकी अगर हम यूं करें कि देखें फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखिए हाफ और एम तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसे निकल आएगा ये। तो अब मुझे ये बताइए कि ये आएगा हाफ इंटू मास है 500 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी है 16 स्क्वायर का माइनस 10 का स्क्वायर, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो है ये कितनी निकलेगी? उसी काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी 0.5 इंटू 500, ये आएगा 250 इंटू 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये आएगा 156। तो 250 इंटू 156 ये कितना आ जाएगा? 39,000। इसका मतलब है कि उसका जो मजीद जो उसने फर्दर वर्क किया होगा वो 39,000 जूल्स का। तो ऑप्शन सी इस केस में ये जवाब होगा। तो 11th का सी आंसर, ठीक है बच्चों। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द डायग्राम शोज अ सॉलिड ब्लॉक resting on a bench. The dimensions of the blocks are shown. On which labeled surface should the block rest to produce the smallest pressure on the bench? तो कहता है कि किस लेबल्ड सरफेस पे वो ब्लॉक रेस्ट करे टू प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट प्रेशर ऑन द बेंच। तो आप ये देखिए कि देखिए सवाल में कहता है द डायग्राम शोज अ सॉलिड ब्लॉक रेस्टिंग ऑन अ बेंच, द डायमेंशंस ऑफ द ब्लॉक आर शोन। तो वो कहता है कि ऑन विच लेबल्ड सरफेस शुड द ब्लॉक रेस्ट टू प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट प्रेशर ऑन द बेंच। अच्छा, स्मॉलेस्ट प्रेशर आपने निकालना है, तो प्रेशर वैसे आपको पता है कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। अब ब्लॉक का वेट तो सेम है ना, तो फोर्स तो मैंने कांस्टेंट कर दी, तो प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको स्मॉलेस्ट प्रेशर चाहिए, देखिए प्रेशर स्मॉलेस्ट यानी मिनिमम चाहिए, तो आपको इसको मैक्सिमम एरिया वाली सरफेस पे लिटाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। सी प्रेशर मिनिमम चाहिए तो फिर आपको एरिया मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अब मैक्सिमम एरिया इसका कौन सी वाली सरफेस का बनता है? देखिए इसका जाहिर बात है कि ये जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है 80 और ये जो है इसकी 20। देखिए अगर आप ये कहते हो ना कि 80 और 20 वाली सरफेस पे अगर इस सरफेस पे हम लिटाएंगे तो ये 80 इंटू 20 है, यानी ये 1600 आएगा। बट अगर आप इसको 80 इंटू 40 पे लिटाओ, देखो ना ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये 80 इंटू 40 जो होगा आपका
ये इस P वाले एरिया पे अगर आप लेटाएं इसको, ठीक है, P वाले पे, तो P वाला एरिया आपको मैक्सिमम एरिया देगा और फिर इस पे प्रेशर जो है वो मिनिमम होगा। समझ रहे हो ना कि देखिए ये 80 है और ये अगर 40 है तो ये भी तो 40 cm होगा, तो 80 इंटू 40 से ये वाला एरिया P जो निकलेगा ये सबसे मैक्सिमम एरिया है, हेंस इसका प्रेशर सबसे मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है P की सरफेस पे अगर आप इसको लिटाएं तो ये सबसे लीस्ट प्रेशर इस तरह देगा। तो 12th का ए ऑप्शन होना चाहिए। जरा ये देख लेते हैं, तो सी 12th का ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब जरा आइए फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है एन ऑब्जेक्ट is 60 centimeters below the surface of the liquid, 60 centimeters. The pressure due to the liquid at this depth is 9000 pascals. कहता है what is the density of the liquid? अच्छा, आप मुझे बताएं प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच है ना। अब देखें, आपको ये देखना है कि इसका प्रेशर 9000 पास्कल्स है, तो प्रेशर की जगह 9000 लिख देंगे और हमने डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ढूंढनी है तो वो रो ही रहने देते हैं। जी की वैल्यू 10 है, लेकिन अब इधर जो ब्लंडर होगा वो ये होगा कि लोग इधर हाइट को मीटर्स में चेंज नहीं करेंगे। याद रखें, जब ये पास्कल्स में है, एसआई यूनिट्स में है, तो फिर रो जी और एच भी एसआई यूनिट्स में होना चाहिए। तो इसने ये जो दिया हुआ है ना 60 सेंटीमीटर्स, इस 60 सेंटीमीटर्स को आपने मीटर्स में चेंज करना है, तो ये आएगा डिवाइड बाय 100 होके 0.6। तो ये ध्यान आपने करना है कि इधर हाइट इसकी 0.6 डलेगी बच्चों, नॉट वो वाली। तो 9000 इज इक्वल टू, ये आएगा रो इंटू 10 इंटू 0.6 होता है 6, और फिर रो आएगा, देखो ना ये समझ रहे हो, ये 10 इंटू 0.6 आ गया 6, और फिर ये नीचे ले जाके 9000 अपॉन 6 जो है वो डिवाइड करेंगे, तो रो कितना निकल आएगा 9000 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा आपके पास 1500। तो ये 1500 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 1500 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपके पास इसका जवाब है। तो इट मीन्स कि ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी 1500 केजी पर मीटर क्यूब। 13th का सी ये जवाब है। मोस्टली दे आर न्यूमेरिकल्स, इसको जरा आपने समझना। क्वेश्चन नंबर 14th में कहता है कि which row describes the forces between the molecules and the motion of molecules in a solid। अब देखिए, पिछले ईयरली में उसने गैस का पूछा था, अब सॉलिड का पूछा। तो सॉलिड में फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये सी और डी तो गया। फिर कहता है कि मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ओनली, तो ये बी ऑप्शन, तो ये तो मैं डायरेक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, 14th का बी, तो सी ये आपके पास बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15th में कहता है वेट क्लोथ्स आर हैंगिंग आउटसाइड टू ड्राई, ठीक है। सवाल है, वो कहता है कि वेट क्लोथ्स आर हैंगिंग आउटसाइड टू ड्राई, व्हाट कंडीशंस डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। अच्छा, आपको पता है ना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग टेम्परेचर, surface area of the liquid exposed to the surrounding, effect of wind and humidity। टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशनल स्पीड बढ़ेगी, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग बढ़ाने से इवेपोरेशनल स्पीड बढ़ेगी, और विंड चलाने से भी इवेपोरेशनल स्पीड बढ़ेगी। सिर्फ ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है हवा में, ह्यूमिडिटी कहते हैं मॉइस्चर की अमाउंट को, जितना हवा में मॉइस्चर बढ़ता जाएगा इवेपोरेशनल स्पीड स्लो होती जाएगी, बिकॉज याद है कि ऑलरेडी हवा सैचुरेटेड होगी विद वेपर्स, तो उस लिक्विड से मजीद वेपर्स ऊपर हवा में आने की जगह नहीं होगी, इसलिए इवेपोरेशनल स्पीड स्लो हो जाती है। तो वो कहता है कि व्हाट कंडीशंस डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स, फोल्डेड क्लोथ्स। अच्छा, हायर टेम्परेचर से तो स्पीड बढ़ेगी, वो कह रहा है किस कंडीशन से डिक्रीज होगी। तो मुझे ए पढ़ के शक हो रहा है कि यार फोल्डेड क्लोथ्स का मतलब है सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द सराउंडिंग कम होगा, तो जाहिर है इवेपोरेशनल स्पीड कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो जाहिर है फिर वो जो है वो मजीद उसकी क्या होगी, उसने कहा ना सॉरी कि व्हाट कंडीशन डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो मुझे तो यही लग रहा है कि फोल्डेड क्लोथ्स
जो है वो आपका इवेपोरेशनल स्पीड को डिक्रीज करेंगे। अच्छा, दूसरा हायर टेम्परेचर तो स्पीड इंक्रीज करता है। वेटर क्लोथ्स होंगे तो इसका मतलब है सरफेस एरिया, ये जो आपके पास वेटर क्लोथ्स, एक मिनट, व्हाट कंडीशन डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। हाँ, वेटर क्लोथ्स से तो देखिए ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज। वजह ये है कि इवेपोरेशन तो वैसे भी सरफेस से होनी है, ठीक है, और विंडी डे, इससे भी स्पीड बढ़नी है। तो ए ऑप्शन जो है कि फोल्डेड क्लोथ्स होंगे तो खुद सोचें, जब उसका सरफेस एरिया ऑफ द क्लॉथ ही एक्सपोज टू द सराउंडिंग कम है तो वो वेटनेस पूरी तरह एक्सपोज ही नहीं होगी टू द सराउंडिंग, तो फिर वो इवेपोरेशन स्पीड ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। तो 15 का ए ऑप्शन इसका ये आंसर बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए थर्मल में से बहुत सिंपल सिंपल सवालात होते हैं। कहता है द डायग्राम शोज अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। द डायग्राम शोज अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। कहता है द डिजाइन ऑफ दिस थर्मोमीटर इंक्लूड्स द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, द डिजाइन ऑफ दिस थर्मोमीटर इंक्लूड्स द फॉलोइंग फीचर्स। नंबर वन, अ लिक्विड विच एक्सपैंड्स लीनियरली व्हेन इट इज हीटेड। ठीक है। नंबर टू, अ ग्लास बल्ब विच हैज अ थिक ग्लास वॉल and a capillary tube with a very small diameter. वो कहता है which features increase the sensitivity of the thermometer। तो आपने पढ़ा हुआ है कि sensitivity को बढ़ाने के लिए, sensitivity कहते हैं the rise in the liquid column for every 1 degree rise in temperature। तो अब इसमें वो कहता है कि which features increase the sensitivity of the thermometer। तो sensitivity of the thermometer जो है वो किन factors से बढ़ेगा। देखिए, a liquid which expands linearly when it is heated, लीनियरली का मतलब होता है कि फॉर एवरी 1 डिग्री सेम राइज होना चाहिए। तो वो तो सेंसिटिविटी में तो हमने राइज इंक्रीज करानी है, हमने सेंसिटिविटी, तो ये पहला फैक्टर तो नहीं उसको इंक्रीज कर रहा। दूसरे में कहता है अ ग्लास बल्ब विच हैज अ थिक ग्लास वॉल। अच्छा, अब अगर थिक ग्लास वॉल होगा तो हीट के इस लिक्विड के अंदर तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो जाहिर है फिर ये राइज तो फिर कम कम होगा। तो ये थिक ग्लास भी, ग्लास बल्ब विच हैज अ थिक ग्लास वॉल, ये भी इसमें कुछ एड अप नहीं कर रहा। थर्ड में कहता है कैपिलरी ट्यूब विद अ स्मॉल डायमीटर। याद है आपको बताया था कि सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर सिर्फ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक उसकी जो ये जो अंदर कैपिलरी है इसका डायमीटर, जितना पतला डायमीटर होगा खुद सोचो कि फिर हर डिग्री के लिए राइज इन द लिक्विड ज्यादा आएगा। पतली ट्यूब में लेवल ज्यादा राइज करता है। तो ये वाली बात अब तक वो सही बैठ रही है कि बाकी 1 2 तो बिल्कुल गलत है। तो 3 ओनली, इस हिसाब से फिर डी ऑप्शन ये बनता है। और दूसरा देखिए, सेंसिटिविटी को दो चीजें अफेक्ट करती हैं, एक इस कैपिलरी का जो डायमीटर है और दूसरा साइज ऑफ द बल्ब। ठीक है, तो बल्ब की थिकनेस नहीं उसको डिपो करती। तो ये जाके जरा बेशक देख भी लीजिएगा, 16 का डी ये ऑप्शन आंसर होना चाहिए। उसी 16 का आपके पास डी ये बनता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा इसमें 17th में कहता है द डायग्राम्स शो 4 ब्लॉक्स ऑफ स्टील। द डायग्राम्स शो 4 ब्लॉक्स ऑफ स्टील। द ब्लॉक्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल। द सेम क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी इज गिवन टू ईच ब्लॉक। ठीक है, तो कहता है विच ब्लॉक शोज द ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब आपको ये पता है कि देखिए वो कहता है कि द डायग्राम शोज 4 ब्लॉक्स ऑफ स्टील, द ब्लॉक्स आर ऑल ड्रॉन टू द सेम स्केल, द सेम क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी इज गिवन टू ईच ब्लॉक। अच्छा, अब सबको आप एक जितनी एनर्जी हीट की दे रहे हो, ठीक है, सबको सपोज वो कह रहे हैं जी एक जितनी एनर्जी ई मिल रही है, ठीक है। तो वो कहता है कि द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन टू ईच, व्हाट इज व्हिच ब्लॉक हैज द ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब आपको पता है कि ये चूंकि सब स्टील ही के हैं तो इनका जो वो होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो सेम होगा ना। सबका सी भी देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका 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 सबका सेम है। तो आपको पता है कि जब आप हीट देते हो और उससे टेम्परेचर राइज का जिक्र हो तो फिर एम सी डेल्टा थीटा लगता है, याद है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से, उसने कहा ना कि कौन सा ब्लॉक जो है शोज द ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर, तो अगर मैं डेल्टा थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये ई अपॉन एम सी आ रहा है। ई अपॉन एम सी, अगर ये डेल्टा थीटा आ रहा है तो जरा देखिएगा अब इसमें सी ई अपॉन एम सी अगर डेल्टा थीटा आ रहा है तो आप ये देखो कि
एक चीज इसमें ये देखनी चाहिए, E अपॉन MC। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा थीटा और मास का इनवर्स ताल्लुक है ना, तो C तो सबका कांस्टेंट है, इसको तो काट। तो डेल्टा थीटा और मास का इनवर्स ताल्लुक है। तो आप ये देखिए, कहता है कि विच ब्लॉक शोज द ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर। ग्रेटेस्ट राइज वही दिखाएगा ना जिसका सबसे स्मॉलेस्ट मास हो। ग्रेटेस्ट राइज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा थीटा मैक्सिमम चाहिए, तो फिर मास सबसे मिनिमम होना चाहिए। तो ये ए वाला ऑब्जेक्ट सबसे मिनिमम मास नहीं लग रहा, क्योंकि ये सारे एक ही स्टील के बने हुए हैं। सी सब स्टील के ब्लॉक्स हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ऐसे करके। तो बेसिकली ये डेल्टा थीटा और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वो कहता कि विच ब्लॉक शोज द स्मॉलेस्ट राइज इन टेम्परेचर, तो स्मॉलेस्ट राइज के लिए फिर मैक्सिमम मास होना चाहिए था, वो फिर ये डी होता। लेकिन जब सेम सबको हीट दे रहे हो तो खुद सोचो, वैसे वाकई ये छोटा मास ही सबसे जल्दी ज्यादा राइज इन टेम्परेचर शो नहीं करेगा। तो 17th का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये लॉजिक बता रहा था आपको ऐसे साथ। तो 17th का ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 18th पे। 18th में कहता है अ रूम इज हीटेड बाय रेडिएटर। कहता है द diagrams x and y show two possible calculations of hot air which heat the room। अब वो कहता है देखिए कि रूम इज हीटेड बाय रेडिएटर। तो कहता है कि एक रूम है, इट इज हीटेड बाय रेडिएटर, द डायग्राम्स x and y show two possible circulations of hot air which heat the room। तो अब आप ये देखिए कि the diagrams x and y show two possible circulations of hot air which heat the room। ठीक है, ये वही कन्वेक्शन वाला केस है। तो कहता है which diagram shows the reason which diagram and reason explains the heating of the room by convection। अब देखिए, आपको पता था ना कि ये जो एयर पार्टिकल्स इन कांटेक्ट विद द रेडिएटर है, ये उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और ये सारी गैस हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड होगी। वो कन्वेक्शन साइकिल याद है कि जब ये एक्सपैंड होगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम जब इस गैस का बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी। दीज पार्टिकल्स विल बिकम लाइटर एंड दे विल स्टार्ट राइजिंग अपवर्ड्स। इनकी जगह लेने टॉप से जो कोल्डर एयर है वो नीचे सिंक करती है। ठीक है, फिर वो भी यही प्रोसेस से गुजरती है, हीट अप होके राइज करती है। तो इस तरह फिर पूरे कमरे में एक कन्वेक्शनल साइकिल डेवलप होता है, जिससे हीट थ्रू आउट द रूम फिर ऐसे फैलती है। अच्छा, अब जब ये बात हो गई तो वो कहता है कि विच डायग्राम एंड रीजन एक्सप्लेन द हीटिंग ऑफ द रूम बाय कन्वेक्शन। तो अब देखिए कि आपके पास ये डायग्राम है और ये रीजन है। तो ये एक्स एक्स वाई एंड वाई, ठीक है। तो कहता है कि एक्स की जो एयर डेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन एयर इज हीटेड, और एक्स में एयर डेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन एयर इज हीटेड, वाई में एयर डेंसिटी डिक्रीजेस। तो अब आपने ये देखना है कि डायग्राम कौन से वाला दुरुस्त है। देखिए, कन्वेक्शन में एक्स वाला डायग्राम सही है, बिकॉज हीट होके यहाँ से राइज होगा, ठीक है, और इधर से वो ऊपर से टॉप से वो फॉल करती है नीचे। तो जरा एरोस पे गौर करो, ये यहाँ से राइज कर रहा है और इधर से पूरी सर्कुलेशन यूं बन रही है। जबकि आपके पास ये जो दूसरा डायग्राम है, इसमें देखो यहाँ से ये इधर से हीट जाते हुए दिखा रहा है, तो हीट इस तरफ तो नहीं, इधर से ऊपर जाती है। रेडिएटर के पास वाले इलाके से इट स्टार्ट्स राइजिंग, एयर गर्म हवा ऊपर राइज करती है और कोल्डर एयर नीचे फॉल करती है। तो ये तो हमें क्लियरली पता है कि डायग्राम एक्स दुरुस्त डायग्राम है, वाई इज नॉट द करेक्ट डायग्राम, वाई में सीक्वेंस उसने गलत दिया। तो या तो एक्स है या एक्स है, तो इसका मतलब है सी डी ऑप्शन तो गया। फिर कहता है एक्स है और फिर कहता है एयर डेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन एयर इज हीटेड। तो एयर डेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन एयर इज हीटेड। तो आप गौर कीजिएगा कि एयर डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। तो ये तो पूरा वही है कि एयर हीट अप होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वो डेंसिटी कम होती है और वो राइज करके ऊपर जाती है। तो एयर डेंसिटी डिक्रीजेस व्हेन एयर इज हीटेड, तो बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा 18th का ए, बिल्कुल ठीक आंसर है। बी तो कह रहे हैं एयर डेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन एयर इज हीटेड, ठीक है, एयर डेंसिटी बढ़ती नहीं है, कम होती है। तो 18th का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये तो खैर कन्वेक्शनल साइकिल की स्ट्रेट अवे बात थी। अच्छा, अब कहता है टू कॉपर कंटेनर्स पी एंड क्यू आर फिल्ड विद हॉट वाटर।
देखो P भी और Q भी कहता है दे आर फिल्ड विद हॉट वाटर, द डायग्राम्स आर बोथ ड्रॉन टू द सेम स्केल। वो कहता है कंटेनर P emits more infrared radiations from its surface and than कंटेनर Q। अच्छा, अगर P मोर एमिशन कर रहा है, देखिए ना, इसकी मोर रेडिएशंस एमिट कर रहा है ये, और Q जो है वो लेस रेडिएशंस एमिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि Q का जो कलर है P का, देखिए आपने भी फैक्ट पढ़ा था कि जो डल या ब्लैक सर्फेसेस हैं वो एब्जॉर्बर्स भी अच्छे हैं और फिर एमिटर्स भी अच्छे हैं। तो अगर P कहता है, देखो ना, उसने कहा कंटेनर P एमिट्स मोर इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो अगर P ज्यादा रेडिएशंस एमिट कर रहा है, इसका मतलब है कि P का डल या ब्लैक कलर है, ठीक है, और Q का यहाँ से वाइट या शाइनी या कोई लाइटर कलर होगा, क्योंकि ये लेस रेडिएशंस इसीलिए दे रहा है। तो कहता है व्हाट इज अ पॉसिबल रीजन फॉर दिस, कि द सर्फेसेस ऑफ P आर पेंटेड वाइट। नो, P का पेंटेड वाइट तो नहीं, ठीक है, तो 19th पे हम ये देख रहे हैं कि P का वाइट नहीं है। फिर कहता है कि अगला ऑप्शन में कहता है कि द सर्फेसेस ऑफ P आर शाइनी। P शाइनी तो नहीं है, डल या ब्लैक होगा। तो अगले ऑप्शन में कहता है द सर्फेसेस ऑफ P हैव अ स्मॉलर एरिया देन द सर्फेसेस। एरिया से तो कोई ताल्लुक नहीं है रेडिएशंस के एमिट होने का, रेडिएशंस के एमिट होने का कलर से ताल्लुक। तो ये सी वाली बात भी हमारी यहाँ से खत्म हो गई। तो डी में कहता है द वाटर इन P इज हॉटर देन द वाटर इन Q। अच्छा, अब वैसे तो कलर से हम इसको ताल्लुक देते, बट जब ए बी सी बिल्कुल ही गलत बातें हैं, तो डी में फिर ठीक है कि द वाटर इन P इज हॉटर देन Q। देखिए इसका टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करता है ना, अगर इसके अंदर हायर टेम्परेचर का लिक्विड पड़ा हुआ है और इधर लोअर टेम्परेचर का लिक्विड पड़ा हुआ है, तो उससे भी तो ये फर्क पड़ता है रेडिएशंस पे। हायर टेम्परेचर वाला ज्यादा रेडिएशंस पर सेकंड थ्रो करेगा और लो टेम्परेचर वाला थोड़ी रेडिएशंस थ्रो करेगा। तो इन सब में सबसे करेक्ट बात ये वाली आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखें कि देखें ए बी सी तो बिल्कुल ही गलत बात है, तो डी सबसे क्लोजेस्ट फिर बात है। हाँ, अगर ये वाला ऑप्शन होता ना कि द सर्फेस ऑफ P आर पेंटेड ब्लैक या डल, तो फिर उसको हम टिक मार देते। तो कलर का इफेक्ट पहले देखें, बट उससे अगर ना हो तो फिर क्लोजेस्ट बात 19th का डी ऑप्शन होना चाहिए। तो 19th का डी ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए कि इसमें क्वेश्चन नंबर 20th पे जरा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th में देखिए कहता है द डायग्राम शोज अ वेव, द डायग्राम शोज अ वेव। अभी आपको वेव दिखाया हुआ है, कहता है व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड द वेवलेंथ्स ऑफ दिस वेव। व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड द वेवलेंथ्स ऑफ दिस वेव। देखिए आपको पता है ना कि ये उस वेव का मीन पोजीशन होता है, जो नॉर्मल वेव की रेस्ट पोजीशन है, इसको ये मीन पोजीशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम पीक तक, तो वो यही चीज आपका वेव का एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं। एम्पलीट्यूड इसको कहा जाता है कि आपका ये जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम पीक तक इधर या इधर एक ही बात है, तो कोई एक सा फासला ले लें, तो ये एम्पलीट्यूड तो 3 cm हो गया। तो एम्पलीट्यूड तो 3 है, तो ऑप्शन सी या डी तो गए, ठीक है जी। दूसरा कहता है वेव लेंथ क्या है। अच्छा, अब वेव लेंथ की डेफिनेशन ये थी कि देखिए वेव इस फासले को कहते हैं, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ये वेव है। तो या तो इधर से लेकर इधर तक के फासले को वेव लेंथ या लैम्डा कहते थे। ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने 3-4 मुख्तलिफ पिक्चर्स की बनाई हुई है, याद है। या फिर इस पीक ऑफ द क्रेस्ट से कंजेकेटिव क्रेस्ट तक के, देखो ये आधी क्रेस्ट, सी दिस इज हाफ क्रेस्ट, दिस इज फुल ट्रफ, ये फुल ट्रफ है, और ये इधर तक आधी क्रेस्ट। ये भी तो एक मुकम्मल वेव बनती है ना, कि देखो हाफ ये वाली हाफ क्रेस्ट और हाफ क्रेस्ट, ये एक क्रेस्ट हो गई और एक पूरी ट्रफ। तो रिमेंबर ये जो पिक्चर थी यहाँ से लेकर इधर तक, सी इधर से इधर तक और इधर से फिर इधर तक और फिर इधर से इधर तक, ये एक मुकम्मल वेव है। तो इसका ये जो फासला होगा तो ये होगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये लैम्डा आपके पास 8 सेंटीमीटर आ रहा है ऐसे। तो वेवलेंथ जो है वो आपके पास 8 cm है, तो इसका मतलब है कि ये बी ऑप्शन आंसर होगा। तो 20th का आपके पास बी ऑप्शन जवाब होना चाहिए। सी 20th का बी
ये इसका जवाब होगा। तो ये सिंपल सिंपल डेफिनेशंस आपको जो बताई गई थी वो आनी चाहिए। अब कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स इन अ माइक्रोवेव ओवन इज दिस। अब देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 2400 मेगा हर्ट्स। कैपिटल एम याद है, मेगा होता है। तो फिर पहले तो इसको चेंज करेंगे एसआई यूनिट्स हर्ट्स में। मेगा याद है, 1 मेगा हर्ट्स, बेसिकली 1 मेगा हर्ट्स जो है वो 1 मिलियन हर्ट्स होता है। ठीक है, मेगा मिलियन से निकले। मेगा जूल्स याद है, हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में। तो मेगा बेसिकली 1 मिलियन को कहते हैं, मेगा से मिलियन। अब देखो आपको इधर बड़ी इनडायरेक्ट उसने एक बात की है, कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स इन अ माइक्रोवेव ओवन आर दिस। तो पहले तो इसको चेंज करें मेगा हर्ट्स टू दिस में, तो ये 2400 के साथ मिलियन आ जाएगा, क्योंकि आप बिग टू स्मॉल जा रहे हो। तो बिग टू स्मॉल में मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन करें तो 2400 इंटू 1 मिलियन, इतना फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब न्यूमेरिकल में हम ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और चूंकि माइक्रोवेव्स हैं, आपको याद है माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा वो जो स्पेक्ट्रम था, राना मोहम्मद इफ्तिखार्स विजन यूजुअली एक्सीड्स गैमा रेज। आपको पता है इन सारी, अब माइक्रोवेव्स इन्हीं का हिस्सा है। इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट जितनी ही होती है। तो फ्रीक्वेंसी इतनी आ रही है, वेलोसिटी इनकी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड होगी। तो याद रखिए, चाहे रेडियो वेव्स हों, चाहे माइक्रोवेव्स हों, चाहे इंफ्रारेड, चाहे विजिबल लाइट, चाहे अल्ट्रा वायलेट, चाहे एक्स रेज, चाहे गैमा रेज, आपने पढ़ा था ना कि दे ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे आर ऑल ट्रांसवर्स इन नेचर। इन तमाम वेव्स की मूवमेंट की शक्ल ऐसे वाली होती, ट्रांसवर्स। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टॉपिक में ये बात हमने पढ़ी थी। तो इनकी वेलोसिटी हमने यूं सोचा, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड यही होगी। फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, तो वो कहता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ। तो हमने लैम्डा इधर से तलाश करना है। तो फॉर्मूला आपको याद है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमने इंट्रोडक्शन टू वेव्स के चैप्टर में पढ़ा था। तो वेलोसिटी 3 इंटू 10 पावर 8 है, फ्रीक्वेंसी 2400 मिलियन है। ठीक है, और इनटू लैम्डा है, तो फिर लैम्डा को निकालना है तो ये आएगा 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 2400 मिलियन। तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा आपके पास, तो चेक करते हैं। तो ये कैलकुलेटर पे आप 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 2400 मिलियन करेंगे तो 1/8 यानी 0.125। तो आपके पास ये आ रहा है 0.125 मीटर्स। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 21 का ए, ये जवाब आपके पास ऐसे आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा आइए आप लोग नेक्स्ट उस पे 22 में कहते हैं एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जितना मिरर से रिफ्लेक्शन, तो आपने मैथ्स में पढ़ी हुई है, फिजिक्स में भी, कि जितना इस ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से होगा उतना ही इसका इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से अवे होगा। तो इस ऑब्जेक्ट ओ का इमेज 1 पे बन रहा है। तो वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन, व्हिच रो इज करेक्ट। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट अगर इधर खड़ा है तो इमेज तो 1 पे बनेगा, तो या तो ए है या बी है। सी डी तो गया। और फिर दूसरा बात हो रही है मिरर की। तो मिरर में याद है अपराइट इमेज बनता है। अभी पिछले पेपर में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मिरर में नेचर ऑफ द इमेज रियल नहीं होती। लेंसेज में रियल इमेजेस बनते हैं, एक्सेप्ट फॉर दैट वन केस जो हमने पढ़ा हुआ ड्राइंग्स में। लेकिन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज होता है। तो इमेज बनेगा 1 की पोजीशन पे, और वर्चुअल यानी एक ख्याली, अनरियल। देखो ना, असली ऑब्जेक्ट तो हवा में होता है, मिरर में तो जो उसका इमेज दिखता है वो तो एक ख्याली इमेज है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बन रहा है। तो उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, जो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट ना हो। तो मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ये जहन में रखें। तो 22 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए सवालात हैं, तो 22 का बी ये ऑप्शन बनता है। ठीक है, अच्छा अब जरा आइए 23rd में। देखिए 23rd में वो कहता है कि
Which statement is correct? The speed of light in glass is equal to the speed of light in vacuum multiplied by the refractive index. अब जरा देखिए, आपने इसमें ये देखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अच्छा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो या वैक्यूम, बात एक ही है, एक ही वैल्यू होती है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी कह सकते हैं। एयर या वैक्यूम, इसको एक ही मान लिया करें ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जरा देखिए ना, उसने क्या कहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू। अच्छा, अब अगर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को इसमें से सब्जेक्ट बना लूं तो ये ऊपर जाके स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, ये n तो फिर नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनता है ना। तो अब इधर देखो, उसने कहा द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड नहीं, डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर होता डिवाइडेड बाय n होता, ये इधर मल्टीप्लाइड के बजाय डिवाइडेड बोलता ना, तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता। तो ये एक सब्जेक्टेड फॉर्मूला का थोड़ा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे। अब वो कहता है कि द इंसिडेंट एंगल ऑफ अ लाइट रे एट एन एयर ग्लास सरफेस। देखिए, द इंसिडेंट एंगल of a light ray at an air glass surface is the angle between the ray and the glass surface. अब आप ये देखिए, जरा इधर सुनिएगा। देखिए, वो कहता है कि द इंसिडेंट एंगल, दोबारा जरा और से पढ़ते हैं, द इंसिडेंट एंगल ऑफ अ लाइट रे एट एन एयर ग्लास सरफेस इज द एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सरफेस। ना ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आता है, ये सपोज ग्लास सरफेस है ना, तो देखिए ये जो आपका नॉर्मल बनता है, सी यहाँ से ये जो नॉर्मल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? देखो ना, ये पढ़ो जरा। कहता है द इंसिडेंट एंगल ऑफ अ लाइट रे एट एन एयर ग्लास सरफेस इज द एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सरफेस। यानी क्या ये एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सरफेस को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं? बिल्कुल नहीं। इस रे और नॉर्मल के दरमियान, देखिए रे और नॉर्मल के दरमियान को हम, ये वाला एंगल जो है, एक मिनट इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो एंगल है जो रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। बट ये तो गौर से पढ़ो, कहता है कि इट इज द एंगल बिटवीन द रे एंड द ग्लास सरफेस। तो रे के दरमियान और ग्लास सरफेस के दरमियान एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहते, बल्कि रे के दरमियान और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसको कहते हैं। तो इस लिहाज से तो ए भी गलत बात, बी भी गलत बात अब तक। सी में कहता है द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल एट एन एयर ग्लास सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये बात कुछ आपको पता है, n इज 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो अब जब साइन सी ऊपर ले जाओगे तो साइन सी इंटू एन इज इक्वल टू 1 है, और फिर साइन सी को सब्जेक्ट बनाओगे साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो ये 1 ओवर n आएगा। तो ये बात सही लग रही है। कहता है द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल, यानी साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल at an air glass surface is equal to, देखिए is equal to 1 upon refractive index। तो ये 1 upon refractive index, यानी ये आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इस केस में ये न्यू होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 23 का सी जवाब इस केस में आएगा। तो 23 का हम सी आंसर इस केस में यूं कर देंगे। ठीक है, तो वैसे तो सी ठीक आंसर चल रहा था। अब डी में 24th में कहता है an intruder alarm sensor detects that a person is warmer than his surroundings. Which type of electromagnetic wave does a sensor detect? अब देखिए, जो इंट्रूडर अलार्म है, ये एक फैक्ट के तौर पे आप लोग याद रखिए कि इंट्रूडर अलार्म में हमेशा इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। ये एक फैक्ट जहन में रख लीजिए, ठीक है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज द सेंसर डिटेक्ट? तो इंट्रूडर अलार्म्स, ये एक फैक्ट के तौर पे याद रखना है कि इंट्रूडर अलार्म्स डिटेक्ट, see they detect infrared radiations, so they detect infrared radiations। ठीक है। 25th में वो कहता है कि अ डॉल्फिन, अच्छा अब जरा चेक कर लेते हैं 24th का ए ही, वैसे फैक्ट ये तो 24th का यही होना चाहिए जी। ठीक है, ये एज अ फैक्ट याद रखना।
अब जरा देखिए इसको कि अ डॉल्फिन सेंड्स आउट अ साउंड वेव एंड एको रिटर्न्स इतने सेकंड्स लेटर। अच्छा, एको का क्या मतलब है कि देखिए जब वो डॉल्फिन इधर से सपोज वेव भेजेगी तो टकरा के वो वापस आने में ये देर लग रही है, तो इसका मतलब है सिर्फ वन वे में तो इसका आधा टाइम लगेगा। तो वो कहता है कि अ डॉल्फिन सेंड्स अ साउंड वेव an echo returns 0.10 seconds later from a fish which is 7.5 centimeters from the dolphin. What is the speed of the sound wave in water? तो देखिए आपको ये बात समझ आ रही है कि एको रिटर्न कितनी देर में हो रही है, 0.101 सेकेंड्स। तो इसका वन वे टाइम कितना होगा, 0.010 डिवाइड बाई 2 होगा ना। देखो एको में ना याद रखो, ये तो जब वो कह रहे हैं ना एन एको रिटर्न्स इतने सेकंड्स लेटर फ्रॉम अ फिश व्हिच इज 7.5 मीटर्स फ्रॉम द डॉल्फिन। अब देखिए डॉल्फिन में, अब मैं आपको यूं पिक्चर में दिखाता हूँ, डॉल्फिन है और एक ये फिश है। अब उसने यहाँ से एक साउंड सिग्नल भेजा यूं करके सपोज, तो वो कहता है कि जब साउंड सिग्नल भेजा तो एको रिटर्न इतनी देर बाद हुई। इसका मतलब है कि जाने में और वापस डॉल्फिन को तक आने में टोटल टाइम आपका 0.01 सेकेंड्स लगा। तो फिर वन वे टाइम क्या होगा, एक तरफा टाइम, तो फिर कितना होना चाहिए, 0.010 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.010 डिवाइड बाई 2, तो दिस विल बी 5 0.0। अच्छा बच्चों, अब देखिए इसमें हमें इस सवाल पे जरा दोबारा आते हैं कि वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो पार्ट 2 के साथ इसके साथ अब दोबारा आ रहे हैं। वो कहता है कि a dolphin sends out a sound wave and echo returns 0.010 seconds later from a fish which is 7.5 meters from the dolphin। अब देखिए डॉल्फिन और फिश के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 7.5 मीटर्स है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो 7.5 मीटर्स आ गया, बट वो कहता है कि उस डॉल्फिन ने सेंड किया साउंड वेव और एको रिटर्न हुई इतने सेकंड्स लेटर। तो एको का मतलब तो ये है कि देखिए साउंड गया और इस फिश से टकरा कर वापस डॉल्फिन के पास आया, तो उस जाने और आने दोनों में इतनी देर लगी है। तो टाइम तो फिर हमने वन वे वाला लेना है ना। अगर आपको स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर ढूंढना है तो फिर आपको सिर्फ ये देखना होगा कि साउंड ने जाने में कितनी देर लगे। तो इस 0.010 सेकेंड्स को हमने डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ रहा है 0.005 सेकेंड्स। तो अब अगर ये 0.005 सेकेंड्स आ रहे हैं तो फिर स्पीड इसकी हम ढूंढ सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज 7.5 मीटर्स और टाइम हमारे पास है 0.005 सेकेंड्स का। तो फिर इसका जो स्पीड बनती है वो कितनी बनेगी, सी दिस विल बी 7.5 डिवाइडेड बाय 0.005, तो ये आएगा आपके पास 1500 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड इसकी 1500 मीटर्स पर सेकेंड ऐसे करके आ रही है। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि स्पीड अगर 1500 मीटर्स पर सेकेंड है तो ये कौन सा ऑप्शन बनता है फिर, इसका डी ऑप्शन क्लोजेस्ट बनता है, 25 का डी है। चेक कर लेते हैं बैक पे, तो सी 25 का डी है, ठीक है। अच्छा अब आइए जरा नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का काम अब यहाँ से शुरू हो गया है। तो वो कहता है कि see it says 4 nails A, B, C and D are tested to find which makes the strongest permanent magnet। तो अब इसमें से कौन सा नेल जो है स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट बनाएगा। कहता है वन ऑफ द नेल्स इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ बार मैग्नेट एंड द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स व्हिच द नेल कैन सपोर्ट इज रिकॉर्डेड। अब वो कहता है कि द बार मैग्नेट इज देन रिमूव्ड एंड द नंबर ऑफ, तो अब वो कहता है कि which nail becomes the strongest permanent magnet। अच्छा अब आपने देखना है बच्चों के स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट तो वही होगा कि जो सबसे ज्यादा इस बार मैग्नेट के होते वक्त
इस नेल के थ्रू सबसे ज्यादा क्लिप्स वो होल्ड करें, और फिर जब ये बार मैग्नेट हट जाए तो परमानेंट मैग्नेट ये कील तभी होगा ना जब ये स्टील की होगी, और फिर तब भी ये ज्यादा से ज्यादा क्लिप्स अपने साथ सपोर्टेड रखे, तभी वो स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट होगा। तो देखिए अब इसने इधर बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स अटैच टू द नेल, जब बार मैग्नेट प्रेजेंट था तो वो 2, 2, 4 एंड 5। अब यानी कि या तो देखो, या तो ये सी वाला ऑप्शन होना चाहिए या ये डी वाला ऑप्शन होना चाहिए। ए और बी तो गया, क्योंकि उसके साथ कम पेपर क्लिप्स अटैच नहीं होने चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट बार मैग्नेट है तो फिर सबसे ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन जब वो बार मैग्नेट रिमूव हो जाए तो भी कील सबसे ज्यादा सपोर्ट कर पाए, तो देखो ना, तब भी अगर ये बार मैग्नेट यहाँ से हम सी इधर से ये बार मैग्नेट अगर हट भी जाए तो भी दिस नेल शुड सपोर्ट एज मेनी क्लिप्स, तभी स्ट्रॉन्गेस्ट बार मैग्नेट वो बनेगा। तो वो सबसे ज्यादा क्लिप्स फिर ये 3 वाले आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि बार मैग्नेट के होते हुए सबसे ज्यादा क्लिप्स वो 4 पकड़ रहा है, और जब बार मैग्नेट हट गया तब भी उसने अपनी मैग्नेटिज्म रिटेन की है, तो 3 इसका जवाब में यूं आ जाता है। तो ये आपके पास फोर्थ का सी ऑप्शन ये जवाब होगा। ठीक है जी, तो फोर्थ का सी आप ऐसे करके ले लीजिए ताकि ये आपका जवाब निकल के आए। चलिए जी, अब जरा देखते हैं कि 26 का सी ऑप्शन ही बनता है या सी ही है। डेफिनेटली 26 का सी। ठीक है जी, तो इस तरह वो कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना था। अब जरा देखिए इस 27th क्वेश्चन में वो क्या कहता है। देखिए 27th क्वेश्चन में कहता है कि अ स्टूडेंट वांट्स टू डीमैग्नेटाइज अ स्टील बार, he uses the apparatus shown, he switches on the circuit for a few seconds and then switches off. He finds that the steel bar is still magnetized. अब देखो वो कहता है कि एक स्टूडेंट है, he wants to demagnétize a steel bar। अच्छा, आपने अगर डीमैग्नेटाइज करना है तो आपको एक तो एसी सप्लाई के साथ इसे लगाना चाहिए, और दूसरा अहम स्टेप था कि इसे स्लोली विदड्रॉ करना है आपने आउट ऑफ द सोलेनॉइड, अंदर ही नहीं रखे रहना। तो वो यही तो कह रहे, कहता है कि he uses the apparatus shown, he switches on the circuit for a few seconds and then switches off। कहता है he finds that the steel bar is still magnetized। तो जाहिर है जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट भी लगा दें और विदड्रॉ नहीं करेंगे, तो उसमें तो याद है जब करंट इस तरफ फ्लो करेगा तो सारी डोमेन्स इस तरफ अलाइन हो जाएंगी, जब करंट रिवर्स होगा तो वो सारी डोमेन्स भी रिवर्स होके इस तरफ हो जाएंगी। तो अगर ये अंदर ही रहा बार मैग्नेट तो फिर तो इसका सिर्फ पोल्स बदलेंगे, कभी ये नॉर्थ कभी ये साउथ, कभी ये नॉर्थ हो जाएगा कभी ये साउथ हो जाएगा, लेकिन डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। तो वो कहता है कि व्हाट शुड ही डू टू इम्प्रूव हिज मेथड। तो अब अगर आपने डीमैग्नेटाइज करना है तो फिर अपार्ट फ्रॉम एसी सप्लाई इसे स्लोली विदड्रॉ भी करना है आपने। तो ये तो देखिए वो कहता है कि चेंज द सप्लाई फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग टू डायरेक्ट, नहीं, इससे डीमैग्नेटाइज तो नहीं होगा। फिर कहता है कि यूज अ लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इससे भी नहीं होगा। फिर रिमूव द स्टील बार फ्रॉम द कॉइल वाइल्स द सर्किट इज स्विच्ड ऑन। ये हमने पढ़ा था ना कि आपने उसको रिमूव करना है, स्लोली विदड्रॉ करना। और वो कह रहे हैं कि यूज अ कॉइल दैट हैज फ्यूअर टर्न्स ऑन इट, तो उससे तो नहीं डीमैग्नेटाइज होगा। तो सी वाली बात सबसे करेक्ट दिख रही है 27th का सी ऑप्शन इस केस में इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जरा चलिएगा 28 के क्वेश्चन के ऊपर। 28 में कहता है बच्चों के अ क्लॉथ इज यूज्ड टू रब एन अनचार्ज्ड प्लास्टिक रॉड। कहता है क्लॉथ को हमने यूज किया टू रब एन अनचार्ज्ड प्लास्टिक रॉड। तो वो कहता है कि बोथ द रॉड एंड द क्लॉथ बिकम चार्ज्ड। तो बोथ द रॉड एंड द क्लॉथ बिकम चार्ज्ड। Why does the plastic rod become negatively charged and the cloth becomes positively charged? तो अब आपने ये देखना है कि सी एक क्लॉथ है, उसको रब किया गया अनचार्ज प्लास्टिक रॉड पे, तो कहता है बोथ द रॉड एंड द क्लॉथ बिकम चार्ज्ड। अब व्हाई डज द प्लास्टिक रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द क्लॉथ बिकम पॉजिटिवली। तो सीधी सी बात है कि इस प्लास्टिक रॉड अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो इसने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हुआ है इसने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने ही जो लूज किए वो इन्होंने गेन किए। तो द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द क्लॉथ आर गेन्ड बाय द रॉड। तो द रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। देखिए रॉड ने नेगेटिव चार्ज है तो गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड द क्लॉथ गेन्स पॉजिटिव चार्जेस। ये तो गलत बात है, आधी बात ठीक है आधी गलत है। ठीक है, आगे कहता है कि द रॉड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड द क्लॉथ लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है कि ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ऐसे सी भी कहता है द रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड द क्लॉथ गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, उलट बात कर रहा है।
द रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड द क्लॉथ लूजेस, ये भी गलत बात है। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक बात थी कि सी, जब आपको पता है कि प्लास्टिक रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, तो एक लूज कर रहा है और एक गेन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 28 का बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है। अच्छा, 29th में अब आइए जरा। 29th क्वेश्चन में कहता है कि a student uses the circuit to show the circuit shown to determine the resistance of two identical resistors। अब इन दो identical resistors का वो किया है, कहता है the voltmeter reading is 2.2 volts। देखिए वोल्ट मीटर रीडिंग 2.2 वोल्ट्स है और कहता है कि एम मीटर रीडिंग 0.25। तो आप ये देखिए कि एम मीटर रीडिंग तो करंट रीडिंग है 0.25 एम्पेयर्स है। अब आपको पता है ना कि बच्चों यहाँ से देखिए, ये जब इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो 0.25 एम्पेयर्स, इन दोनों में करंट तो सेम जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें भी 0.25 एम्पेयर्स करंट ही जा रहा है और इसमें भी करंट जो है वो 0.25 एम्पेयर्स ही जा रहा है। दोनों में करंट सेम सेम। लेकिन आपको पता है जब ये सीरीज में हो तो वोल्टेज अगर इसकी 2.2 है तो इसका मतलब है कि ये जो 2.2 वोल्ट्स इधर जा रहा है। डू यू ऑल नो बच्चों कि ये 2.2 सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्ड है इन दोनों के अक्रॉस, क्योंकि देखो एक एड इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा। इसका मतलब है इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस आपका 2.2 वोल्ट्स खर्च हो रहा है। तो चूंकि ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स थे तो 2.2 का आधा ये खा रहा है, समझो 1.1 वोल्ट ये खा रहा है और 1.1 वोल्ट ये खा रहा है। तो दोनों की हमें वोल्टेज ड्रॉप्स इंडिविजुअल्स मिल गई। देखिए इसका 1.1 इसका 1.1, करंट भी दोनों का सेम ही गुजर रहा है। तो वो कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। तो अब आपको ईच रेजिस्टर में से गुजरने वाला, देखिए ये तो लॉजिक समझ आई ना कि करंट तो सीरीज में, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट तो दोनों में सेम ही होगा 0.25 एम्पेयर जो एमीटर रीडिंग है। लेकिन वोल्ट मीटर ये दोनों की कंबाइंड वोल्टेज दे रहा है। सीरीज में आपको याद है ना कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ये मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर चूंकि ये आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो आधी वोल्टेज ये रेजिस्टर खा रहा है, आधी ये खा रहा है। तो 2.2 का आधा ये 1.1 1.1 हो गया। तो अब देखिए इसमें करंट आपके पास आ रहा है 0.25 एम्पेयर्स और वोल्टेज आपके पास आ रही है 1.1 वोल्ट्स। तो क्या ईच की रेजिस्टेंस हम ढूंढ सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर लगेगा तो वोल्टेज आपके पास 1.1 है और करंट कितना है 0.25 इंटू रेजिस्टेंस है इसकी R। तो R कितना आ जाएगा आपके पास 1.1 अपॉन 0.25। तो R वुड बी कितना फिर, ये 1.1 डिवाइडेड बाय 0.25, तो दिस विल बी 4.4 ohms। तो ये आपके पास 4.4 ohms ऐसे करके आ जाएगी। तो 4.4 ohms, ये सी ऑप्शन इस केस में हमारा जवाब होगा। देखिए जी इसका 29th का सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, 29th का सी। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। सिंपल वही सीरीज पैरेलल के केसेस थे। अब देखिए कहता है सेल passes a current of 2 amperes in a circuit for 30 seconds. In the time the cell transfers 120 joules of energy, what is the electromotive force of the cell? अब देखिए करंट जो है उसने कितना पास ऑन किया, आपके पास करंट जो है वो 2 एम्पेयर्स आ रहा है और टाइम 30 सेकेंड्स है। सब चेक किया करो एस आई यूनिट्स हैं कि नहीं है। तो ये एम्पेयर भी एस आई यूनिट्स है, सेकेंड भी एस आई यूनिट्स है। और कहता है इस टाइम में सेल ने 120 जूल्स एनर्जी ट्रांसफर की है। तो एनर्जी 120 जूल्स है। तो वो कहता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, यानी ईएमएफ, मतलब के वोल्टेज ही बेसिकली मांग। तो बच्चों और करो, आपको एनर्जी गिवन है, टाइम गिवन है, करंट गिवन है, वोल्टेज यानी ईएमएफ मांग रहा है। तो इधर वो एक फॉर्मूला लगता है E इज इक्वल टू वी टी आई। अब देखिए एनर्जी की जगह मैं लगा लूंगा 120, वोल्टेज हमारे पास हमने फाइंड करनी है, टाइम 30 है और करंट 2 एम्पेयर्स है। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 अपॉन 60। लेकिन 13 टू 60 है, फिर अगले स्टेप में नीचे आ गया। तो ये वोल्टेज आपके पास 2.0 वोल्ट्स, ये ऑप्शन सी आपके पास आंसर आ रहा है। तो 30th का भी
सी आंसर है ये इधर से। ठीक है जी। अब आइए जरा नेक्स्ट 31 में वो क्या कहता है। देखिए 31 में वो कह रहा है, now if you just look into question number 31, तो देखिए 31 वाले सवाल में इट सेज कि द सर्किट शोन कंटेन्स 5 लैम्प्स JKLM, all the lamps are glowing. कहता है one lamp is removed and the other 2 lamps go out. One lamp is removed and the 2 other lamps go out. Which lamp is removed? अच्छा, कोई एक लैंप आपने हटाना है कि दो दूसरे लैंप स्विच ऑफ हो जाए। तो देखिए एक बात जरा समझते हैं, अगर आपने लैंप एल हटा दिया तो ये तो देखो ना, इसका पूरा सर्किट यहाँ से कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर आ रहा है, तो ये दोनों फिर इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ये पूरा सर्किट ही ऑफ हो जाएगा। तो लैंप एल को अगर आपने यहाँ से हटा दिया तो पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा, क्योंकि देखो ना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा, अब इधर से कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, तो ये तो आपने इनका रास्ता ही इधर खत्म कर दिया, तो नेगेटिव टर्मिनल में तो करंट जाएगा ही नहीं, सारे लैंप स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो एल नहीं हटाना, वो कह रहे एक लैंप हटाना है कि दो अदर लैंप्स बंद हो जाए। अच्छा अब जरा सोचो, अगर आप लैंप एम हटाओगे, अगर लैंप एम हटा देते हो तो सर्किट के इस रास्ते पे तो करंट तब भी जाएगा ही, यहाँ से तो करंट फिर भी जा ही रहा है और इधर से इधर जाएगा, सिर्फ इस रास्ते पे करंट ट्रैवल होना बंद हो जाएगा। तो एम के हटाने से तो किसी और उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, एल हटाने से सारे बंद हो जाएंगे, एम हटाने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो अब हम देख लेते हैं कि देखो अगर ये लैंप जे हटा दिया जाए, जरा गौर करो कि अगर लैंप जे हटा दिया जाए तो देखो इधर से करंट तो इस रास्ते पे तो अब जा ही नहीं सकेगा, तो सिर्फ इस रास्ते पे आएगा और इधर से बारों बार यहाँ से यूं जाएगा, तो लैंप एम और एल तो जलते रहेंगे लेकिन के और एन बंद हो जाएंगे। तो सीधी बात है, लैंप जे इज दैट लैंप जिसको हटाने से इस रास्ते का करंट देखो ना बंद हो रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये लैंप के और एन बंद हो जाएंगे। तो लैंप जे को रिमूव करने से बाकी दो लैंप्स जो हैं वो दे विल बी स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो इसका 31 का ए ऑप्शन, इसका ये जवाब यूं बनता है। ठीक है जी। अच्छा चलिए अब जरा 32 वाला क्वेश्चन देखिए कि वो कहता है 32 में कहता है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। What is the effective resistance of the following combination of resistors? Effective resistance of the following combinations. देखिए ये सीरीज है और ये साथ इसके पैरेलल, इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ रहा है 4 ohms और ये आ रहा है, जरा देखिएगा, ये 6 ohms और ये 8 ohms। तो अब आपने देखिए ना ये सीरीज है, अब इन दोनों पैरेलल वालों का अलग से पहले निकाल लेते हैं। 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/8, तो ये 1/6 प्लस 1/8 होगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास अब, तो ये हम निकाल लेते हैं जी 1/6 प्लस 1/8, ये आएगा 7/24। 1/r इक्वल टू 7/24, तो ये क्रॉस होकर ये कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू 7 टाइम्स r, तो r would be equal to 24/7 and r will be, ये आएगा 3.428। तो 3.4, क्योंकि सारे दो दो सिग्निफिकेंट तक हैं तो चलो मैं ये भी कर लेता हूँ। तो इसका पैरेलल वाले का इफेक्टिव तो आ रहा है 3.42, तो ये आ गया आपके पास 3.42 ohms। अब चूंकि ये दोनों सीरीज में आ चुके हैं तो फिर तो सिंपली याद है ऐड करते हैं, तो 4 प्लस 3.42 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 7.42 ohms। तो इसका मतलब है कि 7.42 टोटल रेजिस्टेंस है, जो कि अब दो सिग्निफिकेंट तक 7.4 ohms इस पूरे की इफेक्टिव बनती है। 7.4 यानी 32 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 32 का बी हम इधर से चेक कर लेते हैं, सी 32 का बी। अच्छा अब कहते हैं 33 में विच सिंबल रिप्रेजेंट्स अ नैंड गेट। तो देखिए नैंड गेट कहते हैं जो नॉट एंड गेट हो, यानी उसकी शक्ल एंड गेट जैसी ही हो बट उसके एंड पे, बताया था ना ये नैंड गेट बोलते हैं नॉट एंड गेट को, दिस इज नॉट एंड गेट।
तो एंड गेट के ही एंड पर एक छोटा सा नॉट यूं लगा होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका जवाब, ठीक है जी। तो 33 का बी, दिस वुड बी द आंसर। क्लियर हो गई? चलिए अब जरा देखिए 34th में कहता है द डायग्राम शोज अ सर्किट यूज्ड टू स्विच ऑन अ हीटर व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो अ सर्टेन वैल्यू, तो आपने एक हीटर स्विच ऑन करना है व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो अ सर्टेन वैल्यू। तो वो सवाल में कहता है व्हिच रो शोज द कंपोनेंट्स दैट शुड बी कनेक्टेड एट एक्स एंड एट वाई। तो आपने कौन से कंपोनेंट्स को एट एक्स और एट वाई कनेक्ट करना। देखिए ये बात जहन में रखें कि आपने जब टेम्परेचर ड्रॉप की बात हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने का किस रेजिस्टर से ताल्लुक होता है, उसका ताल्लुक हमेशा याद रखिए थर्मिस्टर के साथ होता है, जिसका सिंबल एक रेजिस्टर में इस तरह से आपने ये चीज डालनी। तो टेम्परेचर ड्रॉप की बात कर रहा था, तो इट मींस टेम्परेचर इज चेंजिंग, यानी टेम्परेचर चेंज के साथ थर्मिस्टर का ताल्लुक होता है। तो वाई के ऊपर तो आपने यकीनन इधर जो है ये वाला एक थर्मिस्टर का सिंबल यूं अटैच करना है, लाइक दिस वाला। और एक्स के ऊपर आप कोई सा भी एक फिक्स्ड रेजिस्टर हमेशा लगा लो ऐसे करके, तो उस पर फिक्स्ड रेजिस्टर कर दें एक्स पे। सी तो इसमें कौन सी पिक्चर में ऐसा हो रहा है कि एक्स में फिक्स्ड रेजिस्टर आम वाला हो और वाई पे ये जो थर्मिस्टर है ये वाला, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट सबसे लगे, ठीक है। तो आपने इसमें ये चीज देखनी थी। देखिए एक तो जहन में रखिए कि वाई पे तो हमें कंफर्म पता है ना कि यहाँ पे हमने एक थर्मिस्टर ही लगाना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंजिंग की बात कर रहे हैं। तो फिर ये एलडीआर वाला, ये तो एलडीआर है, ए नहीं हो सकता और ये सी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी वाई पे एलडीआर लगा हुआ है। इतना कंफर्म है कि वाई पे यही लगना है। तो अब जरा हमने देखा कि इधर से चूंकि वाई पे आपका जो है वो थर्मिस्टर लगना है, तो फिर एक्स पे ये आर्म रेजिस्टर ही होगा ना। डी ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, एक्स पे थर्मिस्टर लगा रहा है, वाई पे आर्म रेजिस्टर है, तो ऐसे नहीं करते। हमेशा थर्मिस्टर पे आपने इधर थर्मिस्टर लगाना है, ताकि टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से इस पे वोल्टेज चेंज हो और फिर यहाँ से ये अट्रैक्ट या रिपेल होके ये हीटर को स्विच ऑन ऑफ करे। खैर हमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल नहीं जानना था, सिर्फ ये जानना था कि इधर टेम्परेचर ड्रॉप्स का जिक्र आ रहा है, तो टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ थर्मिस्टर का ताल्लुक है और थर्मिस्टर लगना चाहिए इस वाई की जगह, एक्स पे फिक्स रजिस्टर लगाना। 34th का बी ऑप्शन शुड बी द आंसर। लेट्स चेक कि ये हमारा 34th का बी ही है कि नहीं। ठीक है जी, ये आपके पास बी ऑप्शन यू करके आ। अच्छा अब जरा देखिएगा जल्दी से कि 35th क्वेश्चन पे वो क्या कह रहा है। 35th में कहता है कि द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो देखिए आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कहाँ पर होती है। ये बात हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट जाहिर है उस सोलेनॉइड के अंदर होगी ना। वैसे तो पोल्स पे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लेकिन इधर तो अब दो दो ऑप्शन था, तो बी को माने या सी को माने। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मैग्नेटिक इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो यहाँ पे सी के ऊपर होगी, ठीक है। सी इज लाइंग समवेयर इन बिटवीन, इस जगह यहाँ दरमियान में, ठीक है। तो सी यहाँ दरमियान में इस तरफ लाई कर रहा है। 35 का सी ऑप्शन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड या तो पोल्स पे होती है या इनसाइड द मैग्नेट होगी, ठीक है। अब जाहिर है पोल्स पे दो ऑप्शंस थी, तो दो तो नहीं टिक कर सकते, तो फिर सी को आप टिक करेंगे। अच्छा अब इधर कहता है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। कहता है हाउ मस्ट अ मैग्नेट बी पोजीशनड सो दैट द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द डायरेक्शन शोन। अच्छा देखिए अब इस पर ना आपको एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। वो हमने थ्योरी सेक्शनों में भी काफ़ी चीज़ों को देखा था कि कैसे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, और वो सारा उस डायग्राम्स में भी। तो वो कह रहे हैं कि कौन सी तरह से जो है मैग्नेट पोजिशन होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बीम सही दिखा रहा है, जिस तरह यानी जिस तरफ बीम को जाते दिखा रहा है वही। अब देखिए आप अगर इस ए वाले पे लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो उसी तरह फ्लेमिंग्स का ये फर्स्ट फिंगर आपका नॉर्थ टू साउथ जाएगा। और करंट जो है, अच्छा आपको याद है मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ जा रहे हो
ये करंट की उंगली उनके बिल्कुल ऑपोजिट रखनी है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो आपका नॉर्थ टू साउथ है, तो फर्स्ट फिंगर आप नॉर्थ टू साउथ ऐसे अलाइन कर दें। अब जिस तरफ ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपने उसके ऑपोजिट करंट की उंगली को उसके ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना। तो हाथ को ऐसे उल्टा कर दें, नॉर्थ टू साउथ ही जाता रहे और करंट की उंगली इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाती है। याद है, प्रोटॉन्स के फेवर में जाती है और नेगेटिव चार्जेस के ऑपोजिट जाती है। तो थंब तो इशारा नीचे कर रहा है, सी द थंब इज इंडिकेटिंग नीचे की तरफ इस इलेक्ट्रॉन बीम को जाना चाहिए, बट ये तो ऊपर दिखा रहा है, इसलिए ये वाला ए गलत है। फिर देखिए कि इस बी ऑप्शन में अब अगर आप इस तरफ नॉर्थ पे बैठकर इसको अप्लाई करेंगे तो सी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, आप उंगली को नॉर्थ से साउथ ले जाएं और करंट की देखिए जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट आप रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अब अगर इस तरफ आ रहा है तो आपने उसके ऑपोजिट जो है उंगली को यूं प्लेस किया, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है और वो इस तरफ जा रहा है, तो थंब आपको फिर इसी तरफ इशारा करके नहीं दे रहा। तो बी वाला डायग्राम तो कुछ ठीक लग रहा है। ठीक है, बी वाला डायग्राम हमें नॉर्थ से साउथ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है ऊपर की तरफ, और आपकी जो करंट की या चार्ज की इलेक्ट्रॉन की उंगली है वो उस तरफ है, तो थंब जो है वो आपको इस तरफ फिर जाता दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ जा रहा है, सॉरी। ये डायग्राम ठीक लग रहा है। जरा सी वाले को देखते हैं। अब सी में देखिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो आप अगर इस क्वेश्चन पेपर को उल्टा कर दो कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट की उंगली को यूं रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बीम तो आउट ऑफ द पेज आएगी। हम देखो ना, आउट ऑफ द पेज, नॉर्थ से साउथ आप अपनी उंगली रखेंगे, ठीक है, यूं, और उस तरफ करंट का चार्ज आ रहा है, तो ये तो आउट ऑफ द पेज निकल के आना चाहिए। ये तो कुछ उस तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो इसलिए ये भी डायग्राम इतना ठीक नहीं लग रहा। डी में वो कहता है कि नॉर्थ से साउथ है, सी इट्स गोइंग नॉर्थ टू साउथ एंड द इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग लाइक दिस। तो इसके ऑपोजिट आप उंगली को रखेंगे ऐसे, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन की उंगली को ऑपोजिट, करंट की उंगली इसके ऑपोजिट रखें, तो थंब तो इंडिकेट कर रहा है कि इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज, तो ये तो लेफ्ट राइट पे जा रहा है, तो ये भी डी भी गलत। तो बी इस वक्त सबसे करेक्ट डायग्राम इस 36 में नजर आ रहा है हमें, तो बी इसका क्लोजेस्ट आंसर होगा। 36 में लेफ्ट हैंड रूल आपने लगाना था, बी बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल चलिए, इसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड हर दफा नहीं आते, लेकिन आपको रूल तो अप्लाई करना आप सिखाया हुआ। 37th में कहता है कि देखिए यूरेनियम 235 कैन अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन मेनी वेज। यूरेनियम 235 है, कहता है इट कैन अंडरगो न्यूक्लियर फिजन in many ways. Which equation correctly shows a possible fission reaction for uranium 235? तो आपको याद है ना, यूरेनियम 92 235 में प्लस न्यूट्रॉन बम्बार्ड होता है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन और साथ 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो ये तो हमें डायरेक्ट पता है कि 37 की इक्वेशन ए वाली सही है। फिशन की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई थी ना, यूरेनियम 92 235 पे जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो बेरियम और क्रिप्टॉन अलोंग विद द रिलीज ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी, तो बेरियम और क्रिप्टॉन तो एक ही ऑप्शन में है, तो वो तो ए ही है। यूरेनियम ब्रेक्स ऑफ इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, ये नोट्स में जाके देखिएगा, करेक्ट इस तरह हमने किया हुआ है। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। अब चलिए जरा 38 के ऊपर कहता है रेडियो एक्टिव मटीरियल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 20 डेज। Radioactive material has a half-life of 20 days. A sample of the material contains itne atoms. How many atomic nuclei have decayed after 60 days? How many have decayed? Left over नहीं पूछ रहा। अच्छा देखो, इनिशियली कहता है सैंपल ऑफ द मटेरियल कंटेन्स इतने एटम्स, तो आपके पास 8 × 10 पावर 10 एटम्स है, सॉरी 8 × 10 पावर 10 एटम्स हैं, और हाफ लाइफ अगर उनकी 20 डेज है, तो इसका मतलब है हर 20 डेज बाद वो आधे हो जाते हैं, तो ये 4 × 10 पावर 10 हो जाएंगे। फिर अनदर 20 डेज बाद वो 2 × 10 पावर 10 हो जाएंगे। फिर अनदर 20 डेज बाद अब 60 डेज हुए और ये 1 × 10 पावर 10 हो जाएंगे। ये देखिए ना, 8 हाफ हो के 4, 4 हाफ हो के 2, 2 हाफ हो के 1। अब इसका मतलब है 20, 40 और 60 डेज उसने पूछा था ना,
तो 60 डेज के बाद लेफ्ट ओवर इतने एटम्स होंगे। तो देखिए ये वाले आपके पास लेफ्ट ओवर अमाउंट है, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट ओवर अमाउंट। तो आप ये सोचिए उसने कहा हाउ मेनी न्यूक्लिया हैव डिकेड, तो आपने फिर उसमें क्या करना होगा कि इनिशियली आपके पास 8 × 10⁻10 थे, ठीक है, और इतने रह गए, तो इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो देखिए 8 × 10 पावर 8 था, 10 था, माइनस 1 × 10⁻10, ये 7 × 10⁻10 माइनस करके अब डिकेड इसका मतलब है कि कितने हुए, समझ आई ना बच्चों? के देखिए ये इनिशियल अमाउंट थी और 60 डेज के बाद इतने लेफ्ट ओवर हो गए, रह गए, तो डीके फिर इनमें से इसको माइनस करके ही निकलेगा ना। तो ये आपके पास 7 × 10⁻10 एटम्स, इसका मतलब है 7 × 10⁻10 एटम्स इतने ने डीके किए, ठीक है। तो 38 का डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है, 38 का डी। अच्छा अब जरा देखिएगा इसमें 39th पे आ जाओ। 39th में कहता है a thin sheet of paper is placed between a radioactive source and a radiation detector. A thin sheet of paper is placed between a radioactive source and a radiation detector. The count rate falls to a very low reading. अब देखो अगर आपने पेपर रखने से ये सोर्स, यानी जब पेपर नहीं था तो रीडिंग हाई थी काफी, एकदम कहता है पेपर ला के रखने से एकदम रीडिंग डिटेक्टर पे बहुत लो चली गई। तो इसका मतलब है ये सोर्स कौन सी रेडिएशन एमिट करता हुआ महसूस हो रहा है आपको। देखिए ना, अगर खाली कागज रखने से इतना फॉल कर गई है रीडिंग, तो इसका मतलब है सोर्स जो है वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रही होगी, क्योंकि आपको पेनिट्रेशन पता है ना कि अल्फा जो है वो पेपर से ब्लॉक हो जाती है, आगे जाती नहीं, तो फिर जाहिर है डिटेक्टर पे रीडिंग तो एकदम फॉल हुई होगी। तो अल्फा जो है वो पेपर से नहीं गुजर सकती, बीटा होती, गामा होती, तो फिर पेपर रखने से कोई इफेक्ट ना होता। तो 39th का ए ऑप्शन appears to be correct, तो 39th का ए, ठीक है। और अब चलिए बच्चों 40th में कहता है अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज आर emitted by radioactive nuclei when they decay. Alpha particles, beta particles and gamma rays are emitted by radioactive nuclei when they decay. Which emissions can be deflected by an electric field? Which emissions can be deflected by an electric field? देखिए अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा नेगेटिवली चार्ज है, तो और गामा न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से सिर्फ अल्फा और बीटा ही डिफ्लेक्ट होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, अल्फा एंड बीटा ओनली। तो 40th का ए ऑप्शन, बीटा एंड गामा यानी जिसमें ऑप्शन में आ रहा है तो वो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि बी सी डी तीनों में आ रहा है तो वो गामा तो डिफ्लेक्ट नहीं होता, सिर्फ अल्फा और बीटा होता है। तो 40th का ए ऑप्शन ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको इससे भी एक सिलेबस का रिविजन राउंड मिला होगा। तो इसको पढ़ते हुए जो जो आपको फील हो रहा है, बातें भूलती हैं, नोट्स में एक दफ़ा दोबारा से उनको रिवीजन शीट्स में देखिए। और GCE वाले स्पेशली बार बार कह रहा हूँ कि कोर्स रिवीजन मकसद है, MCQs हैं, हर दफ़ा नया सवाल होगा, रिपीट तो होने नहीं, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। थैंक यू।